गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या आपने कॉमिक्स पढ़ी हैं? वेल, कॉमिक बुक वो होती है जिसमें चित्रों के द्वारा, पिक्चर्स के द्वारा कहानी कही जाती है। पिक्चर्स दी होती हैं और फिर पिक्चर के ऊपर राइट में या लेफ्ट में छोटे छोटे डायलॉग बॉक्स होते हैं, उसमें टेक्स्ट होता है और वो बहुत ही मज़ेदार लगती हैं क्योंकि हमेशा चित्रों के द्वारा कही गई बात हमें जल्दी समझ में आती है। तो आज हम जो स्टोरी पढ़ेंगे वो कॉमिक स्टाइल में दी हुई है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 और ये एक स्टोरी है जिसका टाइटल है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। स्टूडेंट्स, हिल्सा को इलिश के नाम से भी जाना जाता है और ये एक बहुत ही लोकप्रिय या पॉपुलर फिश है जो कि भारतीय खाने, खासतौर पे बंगाली खाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बंगाल में कोई भी शादी समारोह, यहाँ तक कि पूजा भी इसके बगैर अधूरी मानी जाती है। तो चलिए हम अपनी ये कहानी पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। पहले चित्र को देखिए, क्या दिख रहा है। इसमें हम देख सकते हैं काफ़ी सारे मछुआरे या फिशरमैन जाल डाले हुए हैं और मछली पकड़ रहे हैं और ऊपर यहाँ पे डायलॉग बॉक्स लिखा है, दिया हुआ है। It was the season for Hilsa fish. Fishermen could think of nothing but Hilsa fish. तो ये हिल्सा मछली का मौसम है और मछुआरे हिल्सा फिश के अलावा कुछ और नहीं सोच रहे। अगले चित्र पे आते हैं। फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। बाजार में भी सिर्फ हिल्सा मछली ही बिक रही है। ये जो मछली बेचने वाले हैं, आप डायलॉग बॉक्स में देख रहे हैं कि देखिए एरो उनकी तरफ बना हुआ है, यानी ये जो मछली बेचने वाला है वो क्या बोल रहा है, कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। वो ग्राहकों को बुला रहा है कि आओ मछली खरीदो, आज हिल्सा जो है वो कम दाम में बिक रही है। Householders could talk of nothing but Hilsa fish. घरों में भी, परिवारों में भी सब हिल्सा मछली की ही बात कर रहे हैं। ये जो लेडी है चित्र में आप देख सकते हैं, ये औरत क्या कह रही है, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। वो इस आदमी से पूछ रही है कि हिल्सा कितने में खरीदी। तो वो बोल रहा है, यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू, कि तुम अपने कानों पे विश्वास नहीं करोगी अगर मैंने तुम्हें बताया मैंने कितने में खरीदी है। तो आप देख रहे हैं कि हिल्सा मछली के मौसम में मछुआरे सिर्फ हिल्सा मछली पकड़ रहे हैं, बाजार में सिर्फ हिल्सा मछली बिक रही है, परिवारों में सिर्फ हिल्सा मछली की ही बातें हो रही हैं। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स could discuss nothing but Hilsa fish. यहाँ तक कि राजा के दरबार में भी जो दरबारी लोग हैं वो भी हिल्सा मछली के अलावा किसी और बात पे डिस्कशन नहीं कर रहे, सिर्फ उसी की ही चर्चा है। एक दरबारी कह रहा है, योर मैजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट, इट वॉज। वो दरबारी राजा से कह रहा है कि आपको देखना चाहिए था कि मैंने कितनी बड़ी हिल्सा मछली पकड़ी थी। चलिए अब अगले पेज पे आते हैं। दरबारी की बात सुन के राजा जो है इस चित्र में थोड़ा गुस्से में आ गए हैं और गुस्से में बोलते हैं, स्टॉप इट, मतलब रोको इसे। आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन। वो उस दरबारी से पूछते हैं कि तुम दरबारी हो या मछुआरे हो। द कोर्टियर फेल्ट साइलेंट विद डाउनकास्ट आईज
द किंग फेल्ट गिल्टी। वो जो दरबारी बड़े उत्साह से अपनी मछली की बात बता रहा था, वो चुप हो गया, उसने नज़रें झुका लीं। ये देखकर राजा भी थोड़े से दुखी हो गए, उनको एक अपराध बोध हुआ। वो बोले, आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। राजा ने उस दरबारी से कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपना आपा खो बैठा, गुस्सा कर दिया, पर ये तो हिल्सा फिश का मौसम है और इस मौसम में कोई भी किसी को भी इस मछली के बारे में बात करने से रोक नहीं सकता। स्टूडेंट्स, ये जो राजा जो बोल रहा है, ये जो लास्ट में लिखा है ना, एंड नो वन, और उसके बाद डॉट डॉट्स लगे, तो ये जहाँ भी डॉट्स आते हैं उसका मतलब होता है कि आगे भी वो कुछ और बोल रहा है। तो अगले ही चित्र में आप देख सकते हैं कि राजा की बात कंटिन्यू हो रही है। Not even Gopal can stop anyone from talking about Hilsa fish, not even for 5 minutes। कि यहाँ तक कि गोपाल भी किसी को हिल्सा मछली के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि केवल 5 मिनट के लिए भी वो नहीं रोक सकता। अब स्टूडेंट्स, गोपाल जो है वो भी एक दरबारी था, काफ़ी बुद्धिमान और हाजिर जवाब था। तो गोपाल बोलता है, ओह, आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। वो बोलता है, महाराज शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो राजा उसको कहते हैं, देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। राजा गोपाल को कहते हैं कि चलो फिर देखते हैं, तुम एक बड़ी सी हिल्सा मछली खरीदो और उसे यहाँ महल तक लेके आओ, लेकिन ध्यान रहे कोई भी इसके बारे में एक शब्द भी ना बोल पाए। तो गोपाल कहता है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, कि मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ महाराज। आइए अब अगले पेज पे आते हैं। A few days later, why is your face half shaven? अब ये गोपाल का घर है। कुछ दिनों के बाद, यहाँ पे ये कुछ दिनों के बाद की बात है। गोपाल की जो पत्नी है वो पूछती है कि ये तुम्हारा फेस जो है ये आधा शेव क्यों हो रखा है, मतलब आधे चेहरे पे दाढ़ी थी और आधे पे नहीं थी। गोपाल कहता है, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, कि मैं एक मछली खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूं। व्हाट्स द मैटर विद यू, वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विद ऐश। उसकी पत्नी उसको पूछती है कि तुम्हें हो क्या गया है, ये तुम अपने आप पे राख क्यों मल रहे हो। स्मेयरिंग का मतलब होता है मलना। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। गोपाल फिर वही उत्तर देता है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं हिल्सा मछली खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूं। लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू। अब गोपाल जो है, आप चित्र में देख सकते हैं, उसने ऐसे फटे पुराने से कपड़े पहन रखे हैं। तो उसकी पत्नी जो है वो बोलती है कि मेरी बात सुनो, तुम इस हालत में ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन के और ऐसे अजीबोगरीब बन के बाहर नहीं जा सकते, तुम करना क्या चाह रहे हो। तो गोपाल फिर वही उत्तर देता है, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमन, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, कि मैं तुम्हें कितनी बार एक ही बात बताऊं कि मैं हिल्सा मछली खरीदने जा रहा हूं। और वो चला जाता है। उसकी पत्नी जो है वो दरवाजे पे खड़ी उसे जाते हुए देख रही है और मन ही मन सोच रही है, इट्स हैपन टू हिम, ही इज गॉन मैड। वो मन में सोच रही है कि
ये हो गया है उसके साथ, गोपाल जो है वो पागल हो गया है। अच्छा, कॉमिक्स में एक और बात होती है। इससे पहले वाले जो डायलॉग बॉक्स हैं, आप उसमें देखिए कि जो इंसान बात कर रहा है उसकी तरफ इशारा करके एक एरो सा बना हुआ है, और ये जो लास्ट वाला चित्र हमने देखा, यहाँ पे जहाँ उसकी पत्नी सोच रही है, तो वहाँ पे डायलॉग बॉक्स और उसके बाद एरो किस तरीके से बना हुआ है, ऐसे बड़े बड़े डॉट्स में। इसका मतलब होता है कि वो सोच रही है, वो बोल नहीं रही। चलिए अब अगले पेज पे आते हैं। गोपाल bought the Hilsa fish and started walking towards the palace. अब गोपाल जो था वो बाजार गया और वहां से उसने मछली खरीद ली और वापस महल की तरफ जाने को तैयार हुआ, जाने लगा। अब लोग जो हैं वो देख रहे हैं, एक बच्चा बोलता है, मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। वो बच्चा अपनी माँ से बोल रहा है कि माँ उस आदमी को देखो, वो कितना अजीब लग रहा है और कितना फनी लग रहा है। ही मस्ट बी अ मैड मैन। एक आदमी बोलता है ये लगता है ये पागल है। दूसरा बोलता है हश, आई थिंक ही इज अ मिस्टिक। दूसरा आदमी उसको चुप कराते हुए बोल रहा है कि नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि ये कोई संत फकीर है। When गोपाल reached the court, और अंत में जब गोपाल महल पहुंच गया तो जो दरबान थे, जो चौकीदार थे, पहरेदार थे, उनमें से एक ने पूछा, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए? आई वॉन्ट टू सी द किंग। गोपाल ने कहा कि मैं राजा से मिलना चाहता हूं। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। तो दरबान कहता है कि ये तो मुमकिन नहीं है, तुम नहीं मिल सकते राजा से। गोपाल began to dance and sing loudly. ये सुन के गोपाल जो था वो जोर जोर से नाचने और गाने लगा। चलिए अब अगले पेज पे आते हैं। इनसाइड द पैलेस, अब महल के अंदर क्या हो रहा है? राजा के कानों तक भी शायद आवाजें आ रही थी। वो नाच गा रहा है, बाहर से आवाज आ रही है, कोई बोल रहा है द मैन इज क्रेजी, यानी ये आदमी पागल हो गया है। दूसरा बोल रहा है थ्रो हिम आउट एट वंस, कि इसको बाहर फेंको तुरंत। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। लेकिन गोपाल बोल रहा है कि मैं तो राजा से मिलना चाहता हूं, मुझे अंदर जाने दो। राजा ये सारी बातें सुनकर पहरेदार को बोलते हैं, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, कि उस आदमी को तुरंत मेरे पास हाजिर करो। यस योर मैजेस्टी। और पहरेदार जाता है बाहर। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। गोपाल को राजा के सामने लाया जाता है। इट्स गोपाल। तो दरबारी उसे पहचान लेते हैं कि ये तो गोपाल है। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड। एक दरबारी बोलता है कि ये लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। तो दूसरा दरबारी बोलता है कि मुझे तो लगता है ये फिर से इसके कोई पागलपन वाले चुटकुले हैं, कोई मजाक है। दरबारियों में कानाफूसी होते देख राजा भी गोपाल से पूछता है, ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। पूछते हैं गोपाल, चलो आप बता दो कि तुम इतने वाहियात तरीके से क्यों तैयार हो रखे हो। योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। गोपाल राजा से कहते हैं, महाराज लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। फॉरगॉटन समथिंग। राजा अपने बोलते हैं कि क्या मैं भूल गया हूं। स्ट्रेंजली इनफ, नो वन सीम्स टू be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court,
Not a soul has spoken a word about Hilsa fish. गोपाल महाराज को बताता है कि बड़ी अजीब सी बात हुई, आज बाजार से लेके यहाँ महल तक किसी ने भी हिल्सा मछली के बारे में कोई बात नहीं की। यानी हर कोई गोपाल के वो अजीबो गरीब जो भी उसका ड्रेसअप है उसी के बारे में बात कर रहा था। सब जने मछली के बारे में पूछना भूल ही गए। Only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal. अब जाके राजा को वो चैलेंज, वो चुनौती याद आई जो उन्होंने गोपाल को दी थी, और वो याद आते ही उनको हंसी आ गई। हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तो वो उसको मुबारकबाद देते हुए कहते हैं कि वाह गोपाल, तुमने फिर से एक बार नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। और सारे दरबारी भी हंसने लग जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी कॉमिक स्टाइल में एक मज़ेदार कहानी गोपाल एंड द हिल्सा फिश की। तो अब कहानी ख़त्म होती है और हम अगले पेज पे आते हैं और करते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और पहला जो सवाल है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। Why did the king want no more talk about the हिल्सा फिश? राजा जो था वो अब हिल्सा फिश के बारे में कोई और बात सुनने को क्यों तैयार नहीं था? चलिए इसका जवाब देते हैं हम। It was the season for Hilsa fish and no one could stop talking about it even for 5 minutes. Full stop. The king was getting annoyed with all this, hence, he wanted no more talk about the Hilsa fish. Full stop. तो वो हिल्सा फिश का मौसम था और कोई भी उसके बारे में बात करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, 5 मिनट के लिए भी नहीं। ये सब देख के राजा को बहुत गुस्सा आ रहा था और इसलिए वो हिल्सा फिश के बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता था। अगला प्रश्न, What did the king ask Gopal to do to prove that he was clever? राजा ने गोपाल को क्या करने को कहा जिससे वो ये साबित कर सके कि वो चतुर है? इसका आंसर है, The king asked Gopal to buy a huge Hilsa fish and bring it to the palace without anyone asking anything about the fish. राजा ने गोपाल से कहा कि वो जाके एक बड़ी सी हिल्सा मछली ले आए और उसको महल तक लेके आए और ये मेक श्योर करे कि कोई भी उस मछली के बारे में कुछ ना पूछे। नेक्स्ट है, What 3 things did Gopal do before he went to buy his Hilsa fish? गोपाल ने वो 3 क्या चीज़ें करी थी हिल्सा फिश खरीदने से पहले? इसका आंसर है, 3 things that Gopal did before he went to buy his Hilsa fish were: Number 1, Gopal half shaved his face. Number 2, he smeared himself with ash. And number 3, he dressed himself in disgraceful rags. तो जो 3 काम उसने किए थे वो था, अपने चेहरे को उसने शेव कर लिया था आधा। नंबर 2 उसने किया था कि अपने चेहरे पे और अपने आप पे उसने राख मल ली थी। और तीसरा, वो बहुत ही फटे पुराने कपड़ों में तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस
to see the king after he had bought the fish. तो जब उसने मछली खरीद ली उसके बाद वो राजा से किस प्रकार मिला? आइए इसका आंसर हम देते हैं. After he had bought the fish, Gopal went to the palace and told the guards that he wanted to see the king. Full stop. When the guards did not let him in, he began to dance and sing loudly. Full stop. The king heard the chaos, so he asked one of his guards to bring the man before him. Full stop. तो जब गोपाल मछली खरीद के महल पहुंचा तो उसने वहां के गार्ड से बोला कि वो राजा से मिलना चाहता है, लेकिन जब गार्ड्स ने उसे ऐसा करना से मना करा तो वो वहां पे जोर जोर से नाचने और गाने लगा. जब राजा ने वो शोर सुना तो उसने अपने एक गार्ड को बोला कि जाओ तुरंत ही उस आदमी को मेरे सामने पेश करो. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5. Explain why no one seemed to be interested in talking about the Hilsa fish which Gopal had bought. हमें ये बताना है कि गोपाल ने जो हिल्सा मछली खरीदी थी उसके बारे में कोई भी बात करने में रुचि क्यों नहीं ले रहा था. चलिए इसका आंसर देते हैं. No one seemed to be interested in talking about the Hilsa fish that Gopal had bought because of his ridiculous appearance. Full stop. While children found him comical, the grown-ups thought he was a madman or a mystic. Full stop. Everyone was so busy talking about his appearance that the Hilsa fish went unnoticed. Full stop. तो गोपाल की हिल्सा मछली के बारे में बात करने में किसी को रुचि नहीं थी, क्योंकि गोपाल का जो हुलिया था वो बहुत ही हास्यास्पद था. बच्चों को वो फनी लग रहा था, मज़ेदार लग रहा था, जबकि जो बड़े थे वो उसको पागल या संत समझ रहे थे. हर कोई उसके हुलिये के बारे में बात करने में इतना व्यस्त था कि किसी को भी उसकी हिल्सा मछली के बारे में बात करने में कोई रुचि नहीं थी. तो यहाँ पे हमारे प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. Write true or false against the following sentences. हमें ये जो sentences दिए हुए हैं ये true है या false है ये बताना है. चलिए हम करते हैं. पहला वाला, The king lost his temper easily. राजा को आसानी से गुस्सा आ गया. ये true है, ये सच है. सेकेंड, गोपाल वॉज अ मैड मैन. गोपाल एक पागल आदमी था. आंसर इज फॉल्स. वो तो बहुत ही चतुर था. थर्ड है, गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन. गोपाल एक चतुर व्यक्ति था. ये है सही, ट्रू. फोर्थ है, गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स. गोपाल गरीब था और इसलिए वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता था. ये है फॉल्स यानी झूठ. गोपाल तो राजा का दरबारी था तो वो अच्छे कपड़े, ठीक कपड़े पहन ही सकता था. फिफ्थ है, द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वाज शोन टू बी रॉन्ग. जब राजा को गलत साबित किया गया तो उन्हें गुस्सा आ गया. यह है फॉल्स यानी झूठ, क्योंकि राजा तो हंस पड़े थे. अब हम आते हैं वर्किंग
with the language पे. Notice how in a comic book there are no speech marks when characters talk. अगर लिखा है कि कॉमिक बुक में आप देखिए, या इवन जो हमने अभी कहानी पढ़ी जो कि कॉमिक स्टाइल में है, तो उसमें कोई भी स्पीच मार्क्स यानी इन्वर्टेड कॉमास वगैरह नहीं दिए हुए हैं. इंस्टेड व्हाट दे से इज पुट इन अ स्पीच बबल. पात्र जो भी बोल रहा है उसको एक बबल जैसे टेक्स्ट बॉक्स में दिया गया है. हाउएवर, इफ वी विश टू रिपीट और रिपोर्ट व्हाट दे से, वी मस्ट पुट इट इनटू रिपोर्टेड स्पीच. लेकिन अगर हम उनकी कही हुई बात को दोहराना चाह रहे हैं या उनकी बात को हम किसी और को रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें उनकी बातें रिपोर्टेड स्पीच में बतानी पड़ेंगी. ठीक. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द स्टोरी टू रिपोर्टेड स्पीच. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. तो नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं स्टोरी में से. उन वाक्यों को हमें रिपोर्टेड स्पीच में बताना है. और पहला वाला आपके लिए कर दिया गया है. चलिए देखते हैं उदाहरण. हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. आपको याद है वो एक औरत ने पूछा था कि उसने हिल्सा मछली के लिए कितना पैसा दिया, यानी कितने में खरीदी. तो अब ये रिपोर्टेड स्पीच में कैसे होगा. द वुमन आस्क्ड द मैन हाउ मच ही हैड पेड फॉर दैट हिल्सा. औरत ने उस आदमी से पूछा कि उसने हिल्सा मछली के लिए कितना पैसा दिया था. चलिए अब हम ऐसे ही बाकी के सेंटेंसेस करते हैं. सेकंड वाला है, Why is your face half shaven? तुमने आधा फेस शेव क्यों कर रखा है. ये किसने बोला था. ये गोपाल की पत्नी ने गोपाल से पूछा था, है ना. तो चलिए अब हम इसको रिपोर्टेड स्पीच में देते हैं. शुरुआत इन्होंने कर दी है. गोपाल्स वाइफ आस्क्ड हिम why his face was half shaven. गोपाल की पत्नी ने उससे पूछा कि क्यों उसका फेस आधा शेव्ड है. अगला है, I accept the challenge, Your Majesty. मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूं. तो इसकी शुरुआत हो रही है, गोपाल told the king that he accepted the challenge. गोपाल ने राजा से कहा कि वो चुनौती स्वीकार करता है. अगला है, I want to see the king. मैं राजा को देखना चाहता हूं. ये बात किसने कही थी. गोपाल told the guards. गोपाल ने उन चौकीदारों पहरेदारों को ये बात कही थी. Gopal told the guards that he wanted to see the king. कि वो राजा से मिलना चाहता है. आखिरी, bring the man to me at once. उस आदमी को तुरंत मेरे पास लेकर आओ. ये बात किसने कही थी. The king ordered the guard to bring the man to him at once. राजा ने पहरेदार को कहा कि जाओ उस आदमी को तुरंत मेरे सामने हाजिर करो. अब सेकंड क्या है. फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय लुकिंग देम अप इन द डिक्शनरी, देन यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. तो नीचे कुछ ये वर्ड्स दिए हैं. इनका जो मीनिंग है, इनका अर्थ आप डिक्शनरी में से ढूंढें और फिर इनके सेंटेंसेस बनाएं अपनी भाषा में. स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि डिक्शनरी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है ना. तो ए बी, जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड
जो हम लेंगे वो है चैलेंज। हाँ, तो ए बी के बाद सी लेटर जब शुरू होगा तो आपको वहाँ से देखना है। फिर जो सेकंड लेटर है, थर्ड लेटर है, वो सभी अल्फ़ाबेटिकल उस ऑर्डर में ही दिए होंगे, तो आपको उसी प्रकार से उन्हें देखना होगा। तो जो वर्ड है चैलेंज, उसका मीनिंग हम देख लेते हैं। वो है अ डिमांडिंग टास्क और सिचुएशन, या फिर एन इन्विटेशन टू टेक पार्ट इन अ कॉन्टेस्ट और प्रूव समथिंग। हम सरल भाषा में कहें तो उसका मीनिंग होता है चुनौती। चलिए अब सेंटेंस हम बना लेते हैं। गीता लुक्ड रेडी टू चैलेंज हर ओपोनेंट इन द रेसलिंग मैच। गीता जो थी वो तैयार थी अपने ओपोनेंट को, यानी जो उसके सामने जो उसका प्रतिद्वंदी था, उसको चुनौती देने के लिए रेसलिंग, कुश्ती के मैच में। अगला वर्ड है मिस्टिक। अ पर्सन हु सीक्स टू नो गॉड थ्रू कॉन्टेम्पलेशन एंड प्रेयर्स। वो व्यक्ति जो ईश्वर को ढूंढता है प्रार्थना या चिंतन मनन के द्वारा। सेंटेंस है द ओल्ड मैन वॉज अ मिस्टिक। बूढ़ा आदमी जो था वो एक मिस्टिक यानी संत था। अगला वर्ड है कॉमिकल। इसका मीनिंग होता है कॉजिंग लाफ्टर, यानी जो हास्यास्पद हो। इसका सेंटेंस हमने बनाया है एवरीवन लाफ्ड एट हर कॉमिकल रिमार्क्स। हर कोई उसके हास्यास्पद टिप्पणियों पे हंसा। अगला शब्द है कोर्टियर। इसका मीनिंग होता है अ सॉवरेन्स कंपेनियन और एडवाइजर। सरल भाषा में इसका अर्थ होता है दरबारी। सेंटेंस हमने बनाया है गोपाल वॉज अ क्लेवर कोर्टियर। अगला शब्द है स्मेयरिंग। इसका अर्थ है कोट विद अ स्टिकी और ग्रीजी सब्सटेंस। किसी चिपकने वाले पदार्थ को से कोट कर देना, किसी चीज पे वो उसकी परत लगा देना। सेंटेंस है माई माउथ वाटर्ड एज आई सॉ माई मदर स्मेयरिंग बटर ऑन द टोस्ट। मैंने जब अपनी माँ को टोस्ट पे बटर स्मेयर करते हुए देखा तो मेरे मुंह में पानी आ गया। तो ये हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे पिक्चर रीडिंग है। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द टेक्स्ट अलाउड। तो यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं और साथ में टेक्स्ट भी दिया हुआ है। आप पिक्चर्स भी देखिए और मैं आपको टेक्स्ट भी पढ़ के सुनाती हूँ। स्टैग बाय द साइड ऑफ अ पॉन्ड। पहले चित्र में क्या दिख रहा है हमें? ये है एक स्टैग या बारहसिंघा जो कि एक तालाब के किनारे खड़ा है। अगले चित्र में वो क्या कर रहा है? वो पानी में अपनी परछाई, अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा है। हाउ ब्यूटिफुल माई हॉर्न्स आर। अपने सींगों की तारीफ कर रहा है कि कितने सुंदर हैं वो। उसके अगले चित्र में वो अपनी टांगों को देख रहा है। बट माई लेग्स आर सो थिन एंड अगली। लेकिन मेरी जो टांगे हैं वो कितनी पतली और कितनी बदसूरत हैं। तभी क्या होता है, कुछ शिकारी वहां आ जाते हैं और आप चित्र में देख सकते हैं वो जो स्टैग है वो भाग रहा है उनसे बच के। हंटर्स रन फॉर योर लाइफ।
यानी शिकारी। चलो भागो अपनी जान बचाने के लिए। अब हम आते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे वो बोल रहा है लेट मी हाइड समवेयर। स्टैग जो है वो बोल रहा है कि मुझे कहीं छुप जाना चाहिए। वो आप देख सकते हैं अगले चित्र में वो कुछ झाड़ियों के पास आया है। These branches, oh no। अब ये झाड़ियों की जो शाखाएं हैं उसमें इसके जो सींग हैं वो उलझ गए हैं। अगले चित्र में क्या हो रहा है? They are too close, get out of here। तो अब उसके सींग उलझ गए हैं, फिर भी वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। और उसके अगले चित्र में आप देख सकते हैं कि वो वहाँ से निकल भागा है। I was proud of my horns, they could have caused my death। I was ashamed of my legs, they saved me। तो जब वो जान बचा लेता है अपनी, तो वो बोल रहा है कि मेरे को अपने हॉर्न्स यानी अपने इन सींगों पे बड़ा नाज था, लेकिन अभी ये मुझे मरवा ही देते। और मुझे अपनी टांगों पे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन इन्हीं की वजह से मैं बच पाया हूँ। तो ये हो गई हमारी पिक्चर स्टोरी खत्म। तो हर चीज़ जो खूबसूरत है, दिखने में सुंदर है, ज़रूरी नहीं कि वो समय पे उपयोग में भी आ जाए, काम भी आ जाए। बारहसिंगा जो था उसको अपने एंटलर्स, अपने हॉर्न्स पे बहुत नाज था, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने साथ नहीं दिया। साथ किसने दिया? तो उसकी टांगों ने, जिसकी वजह से वो भाग पाया, शिकारियों से अपनी जान बचा पाया। चलिए अब हम अगले पेज पे आते हैं। नाउ आस्क योर पार्टनर क्वेश्चंस अबाउट ईच पिक्चर। अब यहाँ पे हर चित्र के बेसिस पे कुछ सवाल दिए गए हैं, हम उन्हीं को ही आंसर करने की कोशिश करते हैं। वेयर इज द स्टैग? स्टैग कहाँ है? द स्टैग इज बाय द साइड ऑफ अ पॉन्ड। स्टैग एक तालाब के किनारे है। अगला प्रश्न, व्हाट इज ही डूइंग? वो क्या कर रहा है? आंसर, ही इज लुकिंग एट हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर। वह पानी में अपना प्रतिबिंब या अपनी छवि देख रहा है। अगला प्रश्न, डज ही लाइक हिज एंटलर्स इन ब्रैकेट हॉर्न्स? क्या उसे अपने सींग पसंद हैं? आंसर, यस, कॉमा, he likes and admires his antlers as they are beautiful, full stop। हाँ, उसे अपने सींग पसंद हैं और वो उनकी प्रशंसा भी करता है क्योंकि वे खूबसूरत हैं। प्रश्न 4, डज ही लाइक हिज लेग्स? क्या उसे अपनी टांगें पसंद हैं? आंसर, नो, कॉमा, because he thinks they are thin and ugly, full stop। नहीं, क्योंकि उसे लगता है वे पतली और बदसूरत हैं। चलिए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। Why is the stag running? स्टैग भाग क्यों रहा है? The stag is running to save himself from the hunters who are chasing him। स्टैग जो है वो शिकारियों से अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा है जो उसका पीछा कर रहे हैं। क्वेश्चन 6, इज ही एबल टू हाइड इन द बुशेस? क्या वो झाड़ियों में छुप पा रहा है? आंसर, नो, कॉमा, he's not able to hide in the bushes because his antlers got stuck in the branches,
full stop. नहीं, वो उन झाड़ियों में छुप नहीं पा रहा क्योंकि उसके जो सींग हैं वो उसकी ब्रांचेस, उसकी शाखाओं में फंस गए हैं. Question 7. Where are the hunters now? अभी शिकारी कहाँ हैं? Answer. The hunters are behind the stag. वो जो है यानी शिकारी जो है वो स्टैग के पीछे हैं. Question 8. Were they closing in on the stag? क्या वो उसके बिल्कुल करीब आ गए हैं? Answer. Yes. They are closing in on the stag. हाँ, वो बिल्कुल उसके पास पहुंच चुके हैं. अगला प्रश्न. Is the stag free? क्या स्टैग स्वतंत्र है? Answer. Yes, comma. The stag is free as he was able to run fast because of his legs. Full stop. हाँ, स्टैग जो है वो स्वतंत्र है क्योंकि वो अपनी टांगों की वजह से तेज भाग पाया. अगला है. What does the stag say about his horns and his legs? स्टैग अपने सींगों के बारे में और अपनी टांगों के बारे में क्या कहता है? Answer. The stag says that he was proud of his antlers, comma, but he would have killed because of them. Full stop. He was ashamed of his legs, comma, but they saved his life. Full stop. वो कहता है कि उसे अपने एंटलर्स पे बहुत नाज था, बहुत घमंड था, लेकिन उनकी वजह से वो मारा जाने वाला था, जबकि उसकी जो टांगे हैं जिनकी वजह से उसे बहुत शर्मिंदगी होती थी, पर उसकी जान भी उनकी वजह से बची. अगला है. Now write the story in your own words. Give it a title. अब इसी कहानी को अपने शब्दों में लिखना है और उसे एक टाइटल या शीर्षक भी देना है. चलिए हम ये कहानी लिखने की कोशिश करते हैं. Once, comma, there lived a stag in a jungle. Full stop. One day he was thirsty, comma, so he went to a pond to drink some water. Full stop. While he was drinking water, comma, he saw his reflection. Full stop. He looked at his antlers and thought how beautiful they were. Full stop. Then he saw his legs. Full stop. He felt ashamed as they were so thin and ugly. Full stop. Suddenly, comma, he saw some hunters behind him. Full stop. The stag started to run in order to save his life. Full stop. He wanted to hide in the bushes, but his antlers got stuck in them. Full stop. Meanwhile, comma, the hunters came very close. Full stop. The stag managed to untangle himself from the branches and ran as fast as he could. Full stop. At last, he was successful in saving himself from the hunters. Full stop. The stag realized that he was feeling so proud of his antlers, comma, but he could have been killed
because of them, full stop. On the other hand, comma, his legs, comma, which he looked down upon, saved his life, full stop. The title of the story can be The Stag and His Antlers. ठीक है, तो ये कहानी मैं एक बार हिंदी में भी दोहरा देती हूँ। एक बार एक स्टैग जंगल में रहता था। एक दिन उसको प्यास लगी तो वो पॉन्ड पे पानी पीने गया। जब वो पानी पी रहा था तो उसने अपना प्रतिबिंब पानी में देखा। उसने अपने एंटलर्स को देखा और सोचा कि ये कितने सुंदर हैं। फिर उसने अपनी टांगों को देखा और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि वो बहुत पतली और बदसूरत थी। अचानक वहाँ पे कुछ हंटर्स या शिकारी आ गए उसके पीछे। स्टैग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। वो झाड़ियों के पीछे छुपना चाहता था, लेकिन उसके जो सींग थे वो उनमें फंस गए। तब तक शिकारी काफ़ी पास आ गए थे। उसने किसी तरीके से अपने आप को उन झाड़ियों में से छुड़ाया और जितनी तेज़ भाग सकता था भागा। आखिरकार वो अपनी जान बचाने में सफल हुआ। उसने ये महसूस किया कि जिन एंटलर्स पे उसे इतना नाज, इतना गर्व हो रहा था, उनकी वजह से आज उसकी जान जा सकती थी। जबकि दूसरी तरफ जिन टांगों को वो बहुत ही पतला और बदसूरत मान रहा था, उनकी वजह से उसकी जान बच गई। हमने कहानी को जो शीर्षक दिया है वो बारहसिंगा और उसके सींग, ये शीर्षक हमने दिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है? अगले पेज पे कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड लैडर विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। ये एक वर्ड लैडर यानी शब्दों की सीढ़ी है। इसे हमें कंप्लीट करना है। नीचे आपको कुछ हिंट दे रखे हैं, कुछ क्लूज दे रखे हैं, उनकी मदद से हमें करना है। चलिए पहला क्लू हम पढ़ते हैं। मदर विल बी वेरी डैश इफ यू डोंट गो टू स्कूल। अगर तुम स्कूल नहीं गए तो माँ बहुत क्या होंगी? नाराज होंगी। तो सी से स्टार्ट हो रहा है वो वर्ड है CROSS, क्रॉस। अगला है as soon as he caught dash of the teacher, Mohan started writing. जैसे ही मोहन की नज़र उसके टीचर पर पड़ी, उसने लिखना शुरू कर दिया। तो वो वर्ड जो है नज़र, वो स्टार्ट हो रहा है S से। तो हम लिखेंगे SIGHT, sight. Third, how do you like my dash kitchen garden? Big enough for you, is it? तो तीसरा जो शब्द है वो T से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे वो क्लू हमें दे रहे हैं कि तुम्हें मेरा किचन गार्डन कैसा लगा? क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी है? तो यहाँ पे आएगा टाइनी, मेरा छोटा सा किचन गार्डन, TINY. फोर्थ है माई यंगेस्ट सिस्टर इज नाउ अ डैश ओल्ड। मेरी छोटी बहन अब साल भर की हो गई है। तो यहाँ पे आएगा year, YEAR. फिफ्थ है स्टैंडिंग ऑन द डैश ही सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द रोड। कहाँ पे खड़े होकर उसने देखा? छत पर खड़े होकर उसने देखा कि बच्चे सड़क पर खेल रहे हैं। तो फिफ्थ देखिए R से स्टार्ट हो रहा है, ROOF, रूफ यानी छत। नेक्स्ट है डोंट मेक सच अ डैश
नथिंग विल हैपन, यहाँ पे आएगा फस, FUSS, फस। स्टूडेंट, फस का मतलब होता है छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाना या उत्साहित हो जाना, उत्तेजित हो जाना। चलिए, आखिरी क्लू है, डोंट क्रॉस द डैश टिल द ग्रीन लाइट कम्स ऑन। जब तक हरी बत्ती नहीं जल जाती तब तक क्या पार ना करो। ऑब्वियस है, सड़क पार ना करो, तो सड़क को हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रीट, जिसकी स्पेलिंग है STREET, स्ट्रीट। तो ये हमारा वर्ड लैडर कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे एक प्यारी सी पोएम दी हुई है जिसका टाइटल है द शेड, और इसके पोएट हैं फ्रैंक फ्लिन। पोएम शुरू करने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं। डू यू नो व्हाट अ शेड इज? A cow shed, a tool shed, a wood shed, for example. It's a small room away from the main house for storing or keeping things, animals, tools, vehicles, etc. Ask your partner if she or he has ever seen a shed. Let him describe it to the class. Now read the poem. तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपको मालूम है शेड क्या होता है। हम कई बार इस वर्ड को यूज़ करते हैं, उदाहरण के लिए काउ शेड, टूल शेड, वुड शेड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है कि शेड एक छोटा कमरा होता है जो कि मेन जो हमारा घर है उससे अलग थोड़ी दूर पे बना हुआ होता है, और उसे सामान रखने, जानवर रखने, एनिमल्स या गाड़ियाँ या औजार इत्यादि रखने के लिए उस कमरे को यूज़ किया जाता है। चलिए अब हम पोएम पढ़ते हैं। There is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I'll open that door one day. तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि हमारे गार्डन में नीचे की ओर एक शेड बना हुआ है और उसके दरवाजे पे मकड़ी का जाला है। दरवाजे के जो हिंजेस हैं, हिंजेस क्या होते हैं आपने देखा होगा, बक्से या दरवाजे की जो साइड होती है उसको जोड़ने के लिए, जैसे बक्सा है उसको ऊपर और नीचे वाला पार्ट को जोड़ने के लिए एक कब्जा लगाया होता है ना, कब्जे को हिंजेस बोलते हैं। तो जो हिंजेस हैं उस दरवाजे के, उनमें जंग लग चुका है। रस्टी मतलब जंग लगा, और हवा से वो आवाज करते हैं। और जब मैं बिस्तर पे लेटा होता हूँ और सुनता हूँ, I'll open that door one day. वो कह रहा है जब मैं बिस्तर पे लेटा होता हूँ तो मैं कई बार सुनता हूँ कि वो जो दरवाज़ा है वो आवाज़ कर रहा है हवा से, लेकिन एक दिन मैं वो दरवाज़ा ज़रूर खोलूँगा। यहाँ पे इस चित्र में भी आप देख सकते हैं वो शेड आपको दिखाई दे रहा है, पुराना सा, दरवाज़ों पे जंग सा लगा हुआ है ना। काफ़ी पुराना सा शेड है। चलिए अब हम अगले पेज पे आते हैं। There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass.
I often think there is someone staring at me each time that I pass. I'll peep through that window one day. तो पोएट कह रहा है कि उसके साइड में एक धूल से सनी खिड़की है, डस्टी मतलब धूल वाली, और उसके जो 3 ग्लास पेन्स हैं वो टूटे हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, शीशे लगे हुए हैं, तो इसमें से 3 जो हैं वो टूटे हुए हैं, 2 तो पूरे हैं, एक थोड़ा आधा सा है। और मैं जब भी वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि वहाँ से, उस खिड़की में से कोई मेरी तरफ घूर रहा है, मुझे देख रहा है। एक दिन मैं ज़रूर उस खिड़की में से अंदर झांकूंगा। पीप मतलब झांकना। My brother says there's a ghost in the shed. तो मेरा भाई कहता है कि उस शेड में कोई भूत रहता है। Who hides under the rotten floorboards. And if I ever dare to set foot inside, he'll jump out and chop off my head. But I'll take a peek one day. तो कह रहा है वो भूत जो है वो जो खराब फर्श के जो बोर्ड्स हैं उनके नीचे छुपा हुआ कहीं रहता है, और अगर मैंने गलती से भी वहाँ पे पैर रखा तो वो बाहर निकल आएगा और मेरा सर जो है वो कलम कर देगा, सर काट देगा। लेकिन मैं एक दिन ज़रूर वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ झांकूंगा ज़रूर। I know that there isn't really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. वो कह रहे हैं कि मुझे मालूम है वहाँ पे कोई भूत वूत नहीं है। मेरा भाई जो है वो मुझसे झूठ बोलता है क्योंकि वो शेड को अपना अड्डा बनाए रखना चाहता है। डेन मतलब अपना रूम, अपना छोटा सा अड्डा जहाँ पे उसके फ्रेंड्स मिलते हों। There isn't anyone staring or making strange noises. क्या है, वहाँ पे कोई ना घूरता है ना कोई अजीब आवाज़ें करता है। And the spider has been gone from his web since I don't know when. और कहते हैं वो वहाँ वो जो मकड़ी का जाला है उसमें से वो स्पाइडर या मकड़ी जो है वो तो कब की जा चुकी है, मुझे पता भी नहीं है कब की वो जा चुकी है वहाँ से। I'll go into that shed one day soon. कि मैं जल्द ही उस शेड के अंदर जाऊंगा, but not just yet. लेकिन अभी नहीं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स हमने पोएम पढ़ ली, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम। इस पोएम में स्पीकर कौन है, बोल कौन रहा है? इसका आंसर है द स्पीकर इन दिस पोएम इज द पोएट हिमसेल्फ। इस पोएम का स्पीकर पोएट ही है। नंबर 2, इज शी और ही अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ। क्या वो डर रहा है या उत्सुक है या दोनों ही है? इसका आंसर है he is both afraid as well as curious. Full stop. He is afraid that someone is staring at him through the broken window panes or the strange noises that the rusty door makes. Full stop. He is also curious to enter the shed. Full stop. तो इस प्रश्न का जवाब है कि वो जो पोएट है वो डरा हुआ भी है और उसके साथ में क्यूरियस या उत्सुक भी है।
वो डरा हुआ है क्योंकि उसको लगता है कि वो टूटी हुई खिड़की में से कोई उसको घूरता रहता है और वो जो दरवाजे से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं उनसे वो डरता है, जबकि शेड के अंदर जाने के लिए वो उत्सुक रहता है। अगला क्वेश्चन है, What is she or he planning to do soon? वो जल्द ही क्या करने के प्लान कर रहा है, तैयारी कर रहा है या सोच रहा है? आंसर है, यहाँ पे शी और ही दोनों लिखा हुआ है। हमने क्योंकि पोएट को बताया है स्पीकर, तो हम उसको ही मान रहे हैं, है ना, वो कवि है। तो इसका आंसर हम देंगे, he is planning to open the door and enter the shed someday soon, full stop। वो ये प्लान कर रहा है कि एक न एक दिन वो ज़रूर दरवाज़ा खोलेगा और शेड के अंदर जाएगा। अगला है, but not just yet, suggests doubt, fear, hesitation, laziness, or something else. Choose the word which seems right to you. Tell others why you chose it. तो एंड में वो कहता है कि लेकिन अभी नहीं, वो जाना चाहता है लेकिन अभी नहीं। तो ये जो फ्रेज़ है इसका क्या मतलब हुआ है, इससे हम क्या समझे कि क्या वो पोएट जो है वो उसको शंका है, अभी भी वो शक कर रहा है, या वो डर रहा है, या उसको कोई झिझक है, या वो आलसी है, या कुछ और। तो जो भी शब्द आपको सही लग रहा है आप वो चुनिए और दूसरों को बताइए कि आपने इस शब्द को क्यों चुना। इसका आंसर है, not just yet in inverted commas suggest both hesitation and fear, full stop. Although the poet knows that there's really no ghost, full stop, he also knows that his brother wants to keep the shed for his den, and so he has made up those stories, full stop. Yet, comma, the poet hesitates to go inside the shed as the fear of ghost hasn't left him completely, full stop. तो इसमें हमने उत्तर दिया है कि ये जो फ्रेज़ है नॉट जस्ट येट, इसमें हमें हेसिटेशन यानी झिझक और फियर यानी डर दोनों दिख रहे हैं। पोएट को हालांकि मालूम है कि वहाँ पे कोई भूत नहीं है और ये सब उसके भाई की बनाई हुई कहानियाँ हैं ताकि वो शेड अपने पास रख सके, उसको यूज़ कर सके अपने डेन की तरह। लेकिन फिर भी वो जो पोएट है वो शेड के अंदर जाने से झिझक रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भूत का जो डर है वो उसके मन से पूरी तरह गया नहीं है। तो ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 पे। Is there a room in your house or a house in your neighborhood or locality where you would rather not go alone and never at night? If there is such a place and a story to go with it, let others hear all about it. तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके घर में इसी तरह का कोई कमरा है, जैसे अभी हमने कहानी पढ़ी शेड की, द शेड की, जहाँ पे
अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, है ना, थोड़ा सा डरावना जगह है वो। तो या तो आपके ही घर में कोई ऐसा कमरा हो या आपके पड़ोस में ऐसा कोई घर हो जहाँ पे आप अकेले नहीं जाते, और रात में तो बिल्कुल ही नहीं जाते, और उससे जुड़ी अगर कोई कहानी है तो आप बताइए। चलिए, ये वाला जो उत्तर है आप खुद अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मैंने अभी तैयार किया है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। Yes, comma, there is one such house in my neighborhood, full stop. Although we never heard any stories about the house, comma, yet we children avoided going near it, full stop. We thought that the house was haunted as it had been vacant for several years, full stop. There were weeds and wild plants all over the place, full stop. The building was old, full stop. The huge trees in the compound made it look quite scary, especially at night, full stop. One cloudy evening, comma, my brother and I were walking back home after a game of cricket, full stop. The road was dark due to power outage, full stop. There was lightning and it could rain any moment, full stop. While we were walking past that house, comma, there was a sudden flash of lightning and I saw a lady standing on its balcony, full stop. I was scared, full stop. I clung to my brother's arm, full stop. He also looked up and saw the lady moving, full stop. We were very scared and we ran towards our home as fast as we could, full stop. Next morning, comma, we both went to that house, full stop. What we saw, comma, threw us into peals of laughter, full stop. Actually, there was a dry coconut tree near the balcony, full stop. As it was quite windy last evening, comma, a cloth from a nearby house had fallen on that tree, full stop. When the wind blew, comma, the tree with that cloth moved and we thought it to be a lady, full stop. तो स्टूडेंट्स, ये हमने बात बताई है कि हाँ, मेरे पड़ोस में भी ऐसा ही एक घर है। हमने उसके बारे में कोई कहानियाँ तो नहीं सुनी थी, लेकिन फिर भी हम बच्चे उस तरफ जाने से कतराते थे क्योंकि हमें लगता था कि वो जगह हॉन्टेड है या भूतहा है, क्योंकि वो घर जो था वो काफ़ी सालों से खाली ही पड़ा हुआ था। वहाँ पे खरपतवार थी, जंगली पौधे उग रहे थे, बिल्डिंग भी पुरानी थी और कंपाउंड में बड़े बड़े पेड़ जो थे वो उसको और भी डरावना बनाते थे, खासकर कि रात में। तो एक शाम जब काफ़ी बादल छाए हुए थे, मैं और मेरा भाई क्रिकेट खेल के घर लौट रहे थे। रोड पे काफ़ी अंधेरा था क्योंकि लाइटें चली गई थी, बिजली चमक रही थी और बारिश कभी भी हो सकती थी। तो हम जब उस घर के पास से गुजरे तो एकदम से बिजली चमकी और मैंने देखा कि उस घर की बालकनी में एक औरत खड़ी है। मैं डर गया और अपने भाई की बाह को कस के पकड़ लिया। मेरे भाई ने भी ऊपर देखा और देखा कि वो लेडी
यानी कोई औरत वहाँ हिल रही है। हम दोनों डर गए और जितनी तेजी से भाग सकते थे अपने घर की ओर भाग गए। अगली सुबह हम दोनों फिर उस घर की तरफ गए और जो हमने देखा तो हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए। असल में हुआ क्या था कि बालकनी के सामने एक सूखा हुआ नारियल का पेड़ था, यानी उसका तना और थोड़ा सा उसकी सूखी हुई ब्रांचेस थी। और क्योंकि पिछले शाम को हवा बहुत चल रही थी तो कोई पड़ोस के घर से कपड़ा आके उस पेड़ पे गिर गया था। तो हवा जब भी चलती तो वो पेड़ का तना हिलता और उस पे जो कपड़ा पड़ा था वो भी उसके साथ में हिलता। तो रात में बिजली की चमक में ऐसा लग रहा था मानो वो कोई औरत है। तो ये थी हमारी कहानी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है। धन्यवाद।